एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, मेरा वॉइस क्लियर है ना? वॉइस एंड स्क्रीन दोनों क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, क्लियर। ओके ओके सर, ओके। ओके। सो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सर, बढ़िया। ओके ओके। और कैसी चल रही है प्रिपरेशन आप लोगों की? ठीक चल रही है? चल रहा है सर, कोशिश कर रहे हैं। हाँ यार, हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में और क्या वही है ना? वही what maximum we can do is to we can try, है ना? And we can try harder. जितना कर सकते हैं उतना कर वही सकते सर। हैं। और उससे ज्यादा करना भी नहीं है ना? जितना कर सकते हैं उतना ही करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन लेके नहीं करना है चीजों को, ठीक है ना? क्योंकि जब आप ज्यादा जी एक्स्ट्रा सर, बर्डन लेके करेंगे चीजों को तो फिर वो ज्यादा खराब हो जाएगा, है ना? इसलिए थोड़ा सा जी सर। नॉर्मल तरीके से ही कीजिए, ज्यादा ज्यादा टाइम दीजिए जितना आप दे पा रहे हैं, ठीक है ना? बाकी सब बढ़िया होगा। बाकी आप लोग तो काफी कंसिस्टेंट हैं, काफी समय से कर ही रहे हैं। तो अपने आप में पता है कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी हो जाता है एक समय के बाद। क्योंकि एक समय के बाद नॉलेज का ना एक वो लिमिटेशन है कि ठीक है, सबका अपना अपना कैपेसिटी होता है। और उतने कैपेसिटी में हर लोग के पास एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ नॉलेज लोगों के पास आ जाता है, ठीक है ना? उसके बाद जो काम करता है ना, वो आपका कॉन्फिडेंस, है ना? आपका प्रिसीजन, आपका थिंकिंग एबिलिटी, है ना? आपका जो एग्जाम में, है ना, एग्जाम में आपका मेंटल स्टेटस क्या है, ये सब बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है? तो ये सब भी चीजें जिसको हम लोग लक कहते हैं ना, तो लक कुछ और नहीं है, यही सब चीजें है। मान लो जिस दिन पेपर है, उस दिन आपका मेंटल स्टेटस बहुत बैलेंस रहेगा, है ना? एकदम बैलेंस तरीके से आपने कर दिया, मतलब जो आपके अंदर था आपने उसको प्रोड्यूस कर लिया पेपर में। तो ऑब्वियसली आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है ना? तो कहेंगे कि हमारा लक अच्छा था। कई बार क्या होता है कि अ, हमारा मेंटल स्टेटस स्टेटस एग्जाम के जस्ट पहले बिगड़ गया, है ना? किसी छोटी छोटी चीजों की वजह से। तो इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी सिविल सर्विसेज का एग्जाम था ना 25th को, तो एक मेरा फ्रेंड पेपर दे रहा था एंड ही इज स्कोरिंग वेरी गुड इन जीएस, है ना? आपको पता होगा सिविल सर्विसेज में दो सिविल सर्विसेज का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है उसमें दो पेपर होते हैं। एक होता है आपका जीएस का पेपर, है ना, जिसको पेपर वन बोलते हैं, जनरल स्टडीज का। और दूसरा होता है जिसको सीसेट बोलते हैं, है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना? सो बेसिकली पेपर टू इज द टेस्ट ऑफ योर एप्टीट्यूड, है ना, एंड रीजनिंग, तो उसका टेस्ट होता है। तो उसमें क्या हुआ कि जो मेरा फ्रेंड था, वो उसका जीएस वन है बहुत अच्छा गया, ठीक है ना? लेकिन जीएस टू में क्या हुआ कि अ, एक कोई उसके पीछे एक जो कोई लड़की बैठी हुई थी, ठीक है ना? तो उसने क्या किया ना, अपना अटेंडेंस इसके वाले अटेंडेंस में फिल कर दिया, समझ रहे हो? मतलब लोग सोचो एग्जामिनेशन हॉल में कितना अपनी खुद तो पैनिक होते ही है, दूसरे को भी कर देते हैं, उसने इसके अटेंडेंस में अपना नाम वाम लिख दिया। अब इसके वजह से ये बहुत ज्यादा वहां पे अपना बैलेंस खो दिया ना, बहुत ज्यादा पैनिक हो गया, उसको लगने लगा पता नहीं पेपर में क्या होगा, कहीं मेरा पेपर रिजेक्ट ना कर दे, समझ गया ना? इसकी वजह से वो अपना बैलेंस खोया। और उसके कारण से इसका सीसेट बहुत खराब गया, है ना? एंड जब ये आंसर की से मैच किया तो करेंटली ही इज स्कोरिंग अराउंड अराउंड 108 मार्क्स, है ना? 108 मार्क्स इन जनरल स्टडीज, है ना? विच इज ए क्वाइट डिसेंट स्कोर। अगर आप जनरल स्टडीज में अगर आप 50% क्रॉस करते हो, जनरल स्टडीज का पेपर 200 नंबर का होता है, एंड इफ यू आर क्रॉसिंग अराउंड 100, तो फिर आपको समझाता है कि पेपर अच्छा है। सो ही इज स्कोरिंग अराउंड 108 मार्क्स इन जीएस। बट सीसेट का पेपर में, है ना, 66 मार्क्स लाने होते हैं आउट ऑफ 200, ठीक है? तो इसमें ये अराउंड 50 मार्क्स ही लेके आ रहा है ना? सो ये मैं बता रहा हूँ, ये मैं ऐसा एग्जांपल इसलिए दिया कि टेम्परामेंट बहुत मैटर करता है। और ये एप्टीट्यूड के कुछ और क्वेश्चन आराम से कर सकता था, बट जस्ट बिकॉज ही ही लॉस्ट हिज मेंटल स्टेटस, मेंटल बैलेंस, है ना, पैनिक हो गया और ये खराब चला गया फिर। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये सबके साथ होता है। तो एग्जाम में आप कितना बैलेंस रहते हैं, अपना मेंटल स्टेटस को कितना सही तरीके से बना करके रखते हैं, वो बहुत ज्यादा आपको मैटर करने वाला एग्जाम, ठीक है ना? तो चलिए, ये तो एक जनरल सी, है ना, एक जनरल बात हो गई। हम लोग आगे आज आज जो हम लोग हैं अपना नया स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का, ठीक है? मैं थोड़ा लिंक में शेयर कर देता हूँ इसको, एक सेकंड। मैं इसको उस ग्रुप में लिंक शेयर कर देता हूँ, सर ने बोला, जस्ट होल्ड। ठीक है, एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सब अभी स्टार्ट करेंगे अपना सेशन, ठीक है ना? तो अभी कौन ज्वाइन किए हैं? हेलो मोहन, हाउ आर यू?
गुड सर, चल रहा है बस। चल रहा है। ठीक है, बस चलते ही रहना है ना, मतलब रुकना नहीं है। एक कहावत है ना कि अगर आप दौड़ सकते हो, इफ यू कैन रन देन डू रन, एंड इफ यू कांट देन जस्ट वॉक, है ना। इफ यू आर नॉट एबल टू इवन वॉक देन जस्ट क्रॉल। कुछ ना कुछ करना है, चल नहीं पा रहे तो रेंगो, है ना, ऐसे दौड़ने की कोशिश करना है। बट जस्ट कीप ऑन वर्किंग, है ना। आप कंटिन्यू रखिए प्रिपरेशन जो भी है, जैसा भी जिस स्टेट पे है अभी। ये नहीं कि एग्जाम नजदीक आ गया तो एकदम से नया रिसोर्स मत छूइए। जितना आपने पढ़ा है उसको आप क्या कीजिए, उसको उस पर आप ट्रस्ट कीजिए। सबसे पहली बात तो है ट्रस्ट। जो चीज आपने पहले करा हुआ है उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करना है। ये नहीं कि अभी पता है क्या होगा, अभी आपके पास इतने सारे नए नए रिसोर्सेज आएंगे, मतलब इतने सारे चलेंगे, मतलब क्या उसको कहते हैं, मैराथन कोर्सेज और बहुत सारे चीज आएंगे, ठीक है ना। तो वो वाले ट्रैप में मत फंसिएगा। जो आपने लास्ट 6-7 मंथ से पढ़ा हुआ है आप उसी को रिवाइज कीजिए, उसी को कीजिए, है ना। वो सबसे बढ़िया आपके लिए रहेगा, ठीक है ना। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट क्लास, है ना, एंड वी कैन से दैट दिस इज एन ओरिएंटेशन क्लास, है ना, ऑन रीजनिंग, है ना। क्योंकि आपके एग्जाम में रीजनिंग की भी वेटेज, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग से सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग अपना जो रीजनिंग का सेक्शन है उसको कवर अप करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस, है ना। सबसे पहले सिलेबस, क्योंकि यार हमारे पास, है ना, हमारे पास जो कमीशन है, हमारे पास जो आयोग है, उसे कम्युनिकेट करने के लिए सिर्फ एक ही सोर्स है ना, दो सोर्स कह सकते हैं। हमारे पास कमीशन से कम्युनिकेट करने के लिए क्या है, दो सोर्सेज है। पहली सोर्स जो है वो क्या है, पहली सोर्स तो है वो सिलेबस है हमारे पास, जिससे हम कमीशन से मतलब आयोग से कम्युनिकेट करते हैं। वो कैसे है ना। एक तो ऐसे तो वन वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन हमारे पास एटलीस्ट देयर आर टू क्लूज, है ना, दो सोर्सेज है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं पैसिव पैसिव तरीके से, नॉट इन एक्टिव सेंस। पहला तो क्या, सिलेबस। क्योंकि जो एग्जामिनेशन बोर्ड है, जैसे आपका एग्जाम अरुणाचल प्रदेश की टीसीएस के द्वारा कंडक्ट करी जा रही है, तो उसने क्या जारी किया, एक सिलेबस जारी किया है ना, एंड दैट इज नॉट इन ए वेरी डिटेल्ड मैनर। तो वो है, तो एक तो सिलेबस जारी किया है, और दूसरा जो होता है, जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं कमीशन से, वो है आपका पीवाईक्यू, है ना। दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो हमारा पीवाईक्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग जो आयोग है, जो कमीशन है, उससे हम क्या करते हैं, उससे हम कम्युनिकेट करते हैं, और अपने जो प्रिपरेशन को एक एक सही डायरेक्शन दे पाते हैं, है ना। क्योंकि सिलेबस को ही फॉलो करना है, क्योंकि सिलेबस इज द ओनली वे थ्रू विच वी कम्युनिकेट टू द कमीशन, ठीक है। ये चीज हो गया, और उसी के हिसाब से जो पिछले साल जो सवाल पूछे गए हैं उसको हम लोग देखते हैं, और उसी को हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आज हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, और बेस्ड ऑन योर प्रीवियस ईयर पेपर, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके हमने ये फाइंड आउट किया है कि जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली, जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं वो आपके, है ना, वो जो क्वेश्चंस आते हैं वो जो जनरली इधर से आते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन है, बट इसमें ये नहीं सोचना दीज आर द मेजर टॉपिक्स, है ना, दीज आर द मेजर टॉपिक्स विच वी विल कवर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और भी कुछ छोटे मोटे रिलेवेंट टॉपिक्स होंगे, उसको भी हम लोग इसमें कवर अप कर लेंगे, है ना। लेकिन फर्स्ट वी विल डू दोज मेजोरिटी सेक्शन, है ना, जहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं ना, जहां जिसकी वेटेज ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें मेंशन है, फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल सिलोलिज्म, है ना। अब आज की क्लास में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे सिलेबस को ही, ठीक है ना, डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें करनी है, एंड फिर हम लोग अपना क्लास को उसी हिसाब से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो सिलोलिज्म है आपका, वेन डायग्राम है, लॉजिकल वेन डायग्राम है, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, है ना, स्टेटमेंट्स, अजम्पशन, क्लॉक, सीरीज, ये सब चीजें हैं जो है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं, जब हम रीजनिंग की बात करते हैं, है ना, जब हम रीजनिंग की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में जो पहली चीज आती होगी, जब अगर हम आपसे पूछे कि आप ही बताओ, चलो हम आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन व्हेन यू लिसन द वर्ड रीजनिंग। पहली बार जब आप रीजनिंग सुनते हो तो इसका मतलब आपके दिमाग में क्या आता है ना। जो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो बात क्लिक करती है वो क्या है, हमारे मन में आता है सबसे पहले लॉजिक, है ना। जब हम रीजनिंग की बात करते हैं, मतलब हम सोचते हैं कि हम एक ऐसे टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं जो कैसा होगा, जो लॉजिकल होगा, साइंटिफिक होगा, है ना, साइंटिफिक होगा। मतलब हम कोई ऐसे तरीके की बात कर रहे हैं जो कैसा होगा, जो साइंटिफिक होगा, जो लॉजिकल होगा, मतलब उसमें कोई ना कोई लॉजिक होगा, है ना, जिसमें क्या होगा, कोई ना कोई लॉजिक होगा। सो बेसिकली जो रीजनिंग है दैट इज ए प्रोसेस, है ना, रीजनिंग क्या है, इट्स ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग लॉजिकली, है ना, किसी भी चीज को लॉजिक से सोचना, है ना। हम जब किसी चीज को लॉजिकल तरीके से सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड रीजनिंग, ठीक है। एंड वाई वी नीड टू थिंक एनीथिंग लॉजिकली, सो रीजन उसके पीछे है।
जब हम किसी भी चीज को लॉजिकली सोचते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक कंक्लूजन को, है ना, एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो हमारा पर्पस रीजनिंग पढ़ने का यही है कि हम किसी भी चीज को, है ना, किसी भी चीज को लॉजिकली सोच करके हम एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंच सके, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग में हमें ये हेल्प करता है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ये हेल्प करता है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प करता है। तो आपको लग रहा होगा कि हमारे एग्जाम्स में रीजनिंग पूछा क्यों जाता है ना, ये सब कुछ बेसिक 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 क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है, आपका जो सर्विस प्रोफाइल होगा, है ना, चाहे आप कहीं भी सर्विस करेंगे या जनरली, क्योंकि देखिए ज्यादातर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है लगभग सारे एग्जाम में रीजनिंग पूछा जाता है ना। इसका पर्पस ये है कि ये इसके थ्रू आपका जो लॉजिकल जो थिंकिंग एबिलिटी है ना उसको टेस्ट करा जाता है कि आप अगर किसी भी प्रेशराइज सिचुएशन में हो या कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो आप किस तरीके से लॉजिकली चीजों को सोच करके उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं कि नहीं, है ना। तो उसको टेस्ट करने का तरीका है कि कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका रीजनिंग, ठीक है। जब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो जनरली रीजनिंग है वो दो तरीके का, है ना। जो जनरली हम अगर क्लासीफाई करें रीजनिंग को, सो बेसिकली जो रीजनिंग है वो दो तरीके से इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है आपका वर्बल रीजनिंग, है ना, एक क्या होता है, एक होता है आपका वर्बल रीजनिंग, और दूसरा जो है वो है नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है, सेकंड वन इज नॉन वर्बल रीजनिंग, है ना। पहला क्या है, पहला है वर्बल और दूसरा है नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। वर्बल का जैसा कि मतलब है, वर्बल मतलब हो गया वैसे रीजनिंग, है ना, बेस्ड ऑन वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस, है ना। वैसे रीजनिंग जो कैसे लैंग्वेज पे बेस्ड होगा और वर्ड्स पे बेस्ड होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, है ना, वर्बल का मैं जैसे कि आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि लायन, है ना, लायन फॉरेस्ट, है ना, लायन के सामने लिखा फॉरेस्ट, है ना, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ फिश, है ना। अब आप यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या फील हो, है ना। जैसे लायन है, फॉरेस्ट है, ठीक है, लायन है, फॉरेस्ट है, फिश है और यहाँ पे ब्लैंक है ना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे क्या फील होगा, है ना। जो ब्लैंक है यहाँ पे क्या फील होगा, चलिए मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, है ना, मैं आपको ऑप्शन भी क्रिएट कर देता हूँ। वाटर हो गया, लैंड हो गया, स्काई हो गया, है ना, एंड आपको दे देता हूँ फायर, ठीक है। ये आपके पास चार ऑप्शन मिल गए, ठीक है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आंसर, है ना, आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए बताइए। वाटर, ऑब्वियसली, है ना। ये तो बहुत सिंपल, ये मत सोचिएगा कि इतना सिंपल सिंपल आता है। बट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल हम ये मतलब क्या, हम समझने के लिए फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ सिंपल एग्जाम, वो एग्जाम्पल, है ना। बाकी तो और क्वेश्चंस तो होते ही हैं, है ना। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा वाटर, है ना। रीजनिंग में एक बात और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, रीजनिंग के सवाल को लेकर के कभी भी रिजिड नहीं होना, है ना। रीजनिंग के क्वेश्चंस को लेकर के कभी भी रिजिड नहीं होना है, इसका आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि जो रीजनिंग होता है ना वो एक पार्टिकुलर लॉजिक पे बेस्ड होता है। और ये डिपेंड करता है कि जो एग्जामिनर है वो कौन से लॉजिक को हिट करने की कोशिश किया, ठीक है। जैसे कि आपने इसका आंसर कहा कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा वाटर, है ना, आपने कहा इसका आंसर वाटर होगा, ठीक है। तो आपने इसका आंसर वाटर क्यों बोला, ऑब्वियसली आपने कोई ना कोई लॉजिक लगाया होगा, है ना। अगर मैं करेक्ट हूँ तो मुझे लगता है कि आपने ये लॉजिक लगाया होगा कि जैसा जैसा जो लायन है वो कहाँ कहाँ रहता है, लायन है वो कहाँ रहता है, ये फॉरेस्ट में रहता है। लायन है, इसका हैबिटेशन कहाँ है, ये फॉरेस्ट में रहता है ना। उसी तरीके से जो फिश है ना, फिश का हैबिटेट क्या होगा, फिश है वो कहाँ रहती है, तो फिश के लिए आपने मारा वाटर, ठीक है ना, फिश के लिए आपने मारा वाटर, ठीक है। तो ये चीज हो सकता है ना, ये चीज एक लॉजिक हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम रीजनिंग को बनाते हैं, जब हम रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो देयर मस्ट बी एनी सम लॉजिक बिहाइंड इट, है ना, कुछ ना कुछ लॉजिक होता है और हम उसी लॉजिक के बेसिस पे क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एंड व्हेन आवर लॉजिक मैचेस विद द लॉजिक ऑफ एग्जामिनर, है ना, और द लॉजिक ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम विच जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जिस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को सेट किया गया है, अगर उससे वो चीज मैच करेगा तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो वर्बल में क्या होगा, जनरली वर्ड्स के फॉर्म में, लैंग्वेज के फॉर्म में क्या रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, उसी को कहते हैं वर्बल रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद एक होता है नॉन वर्बल, है ना। दूसरा जो रीजनिंग है वो क्या है, दूसरा जो रीजनिंग है वो होता है नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ रीजनिंग, ठीक है। जो बेसिकली किस पे बेस्ड होता है, पिक्चर वाले, है ना, पिक्चर अरेंजमेंट पे बेस्ड होता है। क्या होता है, पिक्चर्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि ऐसा रहेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन आपको बना देता हूँ, जैसे ये, ठीक है। अब देखो मैं इसमें ऐसे बना रहा हूँ, एक एरो है ना। अब ये आपसे पूछ रहा है,
ठीक है ना। ये सवाल है ना, ये सवाल है जिसमें ए में क्या है, एरो का डायरेक्शन ये है बी सी एंड डी। पूछा आपसे कि डी में क्या होगा, है ना, डी में क्या होगा, तो आप क्या लगाओगे, है ना। आपको ऑप्शन भी अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। तो इसमें हम ऑब्वियसली देख सकते हैं कि इसका जो एरो का जो डायरेक्शन है उससे रिलेटेड सवाल है ना। पहले में आप इधर था, है ना, इधर हो गया, तो ऑब्वियसली अगले सवाल में क्या होगा, ऊपर की ओर इसका डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल टाइप्स ऑफ रीजनिंग, है ना, नॉन वर्बल टाइप ऑफ रीजनिंग। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि वर्बल रीजनिंग क्या होता है और नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होता है ना। तो वैसे सवाल जो पिक्चर बेस्ड हो, जिसमें जिसमें वर्ड्स और लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, है ना, वैसे रीजनिंग को क्या कहेंगे, वैसे रीजनिंग को हम लोग कहेंगे कि वो नॉन वर्बल रीजनिंग है। इज दैट क्लियर? कुछ पूछना है तो पूछिए। मुझे पता है आप में से ये सब चीजें बहुत लोगों को पता होगा, है ना। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर ये जो लॉजिकल रीजनिंग है, जी ये जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट है क्या सर, या अलग है? हाँ, एप्टीट्यूड का ही पार्ट है ये। देखिए आपका सिलेबस में ना ये चीज कहीं मेंशन नहीं करता है डायरेक्ट, है ना। लॉजिकल रीजनिंग है तो देखिए एप्टीट्यूड में जब हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं ना, तो उसमें आपका सब कुछ आ जाता है, उसमें आपका मैथ्स वगैरह आ जाता है ना, जैसे अरिथमेटिक का पूरा सेक्शन आ जाता है एप्टीट्यूड में। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग में आपका ये बहुत सारे टॉपिक, जैसे कि देखिए आपका एनालॉजिकल टेस्ट हो गया, एनालॉजी टेस्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, है ना। आपका ये देखिए ब्लड रिलेशन के सवाल हो गए, है ना, सीरीज के सवाल हो गए, ये सब हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। अरेंजमेंट्स हो गए, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब आपके लॉजिकल रीजनिंग के ही पार्ट है, अच्छा ठीक है सर। है ना। और बाकी जब हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं ना, तो उसमें आपका देखिए एप्टीट्यूड के बाद में क्या हो गया, तो एप्टीट्यूड में आपका हो गया जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, है ना। फिर आपका आपका और उसमें हम लोग जो पढ़ते हैं जितने भी अरिथमेटिक का सेक्शन हो गया, वो सब के सब उसका पार्ट है, ठीक है ना। तो वो है ठीक अभी, है लेकिन सर। हम लोग जो इसमें कर रहे हैं ना, इसमें हम लोग रीजनिंग का सेक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर है। एप्टीट्यूड पढ़ेंगे तो उसमें आप परसेंटेज पढ़िएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िएगा, है ना, टाइम एंड वर्क पढ़िएगा, एवरेज पढ़िएगा, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़िएगा, वो सब सब एप्टीट्यूड का पार्ट है, ठीक है ना। कंटिन्यू करें, ओके फाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, है ना। एकदम से बेसिक से बता रहे हैं ताकि रीजनिंग का जो एक बेसिक सा जो नहीं भी कभी, हालांकि रीजनिंग तो सबको ही आता है मेरे हिसाब से, या रीजनिंग ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसको रीजनिंग नहीं आती, ठीक है ना। रीजनिंग सबको आता है, हाँ, लेकिन एक पैटर्न में और एग्जाम ओरिएंटेड रीजनिंग, है ना, एग्जाम ओरिएंटेड रीजनिंग थोड़ा सा करना होता है ताकि एग्जाम में क्या हो, प्रैक्टिस हो। एंड रीजनिंग में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा होगा, है ना। रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी रीजनिंग एबिलिटी उतनी उतनी अच्छी डेवलप होगी, है ना, उतनी अच्छी डेवलप होगी ये चीज। तो आइए अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस, है ना। सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्लास है तो सिलेबस जानना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि रीजनिंग में हम देख लेंगे कि हमें क्या क्या चीज करने हैं, और उसी के हिसाब से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है ना। आगे प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस में जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है ना, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस जनरली आते हैं, और जो सिंपल टॉपिक भी है ना, वो क्या है, एनालॉजी, है ना। क्या है, एनालॉजी, एनालॉजिकल टेस्ट, ठीक है ना। बेसिकली आप समझिए कि एनालॉजिकल टेस्ट में हम लोग करते क्या है ना। एनालॉजिकल टेस्ट में बेसिकली क्या किया जाता है ना, कि किसी दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं, है ना, एक एनालॉजी डेवलप करते हैं, है ना, थ्रू कंपेयरिंग बिटवीन टू थिंग्स और टू ऑब्जेक्ट्स और एनी काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। तो ये चीज होता है, तो ये होता है आपका एनालॉजी में। तो इसमें जनरली जो सवाल आते हैं, जैसे कि देखिए इसमें सवाल कैसा आएगा, इसमें सवाल के कुछ टाइप्स का मैं छोटा सा मतलब एक एग्जांपल लिया हूं। जैसे कि देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, ठीक है। डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, आपके सवाल ऐसे ऐसे रहते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको दिखेगा, है ना। डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, देन टीचर है, और यहाँ पे ब्लैंक है। आप बताइए आंसर क्या होगा इसका। आसान है, लेकिन ये मत सोचिए कि बहुत आसान है, ठीक है ना, मतलब आसान तो है ही, मतलब बिल्कुल, है ना, क्योंकि अभी हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि इसमें टीचर है तो इस ब्लैंक पे जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे क्या फील होगा, स्कूल, ठीक है ना। सबको यही लगता है ना, सबको लगता है स्कूल होगा। क्यों होगा स्कूल, कुछ ना, अच्छा, आपने अगर स्कूल मार्क किया है तो इसके पीछे कोई ना कोई आपने लॉजिक लगाया होगा ना, कोई ना कोई लॉजिक लगाया होगा, ठीक है। आपने लॉजिक क्या लगाया होगा, यही लगाया होगा ना, कि जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर जो है
है ना, जो डॉक्टर प्रोफेशन है वो कहाँ पे, डॉक्टर है कहाँ पे रहते हैं, है ना, डॉक्टर का काम कहाँ पे होता है, तो डॉक्टर होता है वो कहाँ काम करते हैं, डॉक्टर है वो हॉस्पिटल में काम करते हैं, है ना, डॉक्टर है कहाँ पे काम करते हैं, डॉक्टर है हॉस्पिटल में काम करते हैं, है ना, डॉक्टर जाते हैं हॉस्पिटल में और वहां पे पेशेंट को ट्रीट करते हैं, है ना, तो जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाकर के अपना काम करते हैं, ठीक उसी तरीके से एक हम लॉजिक डेवलप करेंगे और उस लॉजिक के अकॉर्डिंग हम ये पता करेंगे कि जो टीचर है वो कहाँ काम करते हैं, है ना, जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से टीचर कहाँ काम करेंगे, तो टीचर जहां काम करेंगे हम उसको क्या बोलते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम स्कूल बोलेंगे, है ना, तो एक हमने लॉजिक डेवलप किया, है ना, तो ये हो गया आपका एनालॉजिकल टेस्ट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना, ठीक उसी तरीके से लायन, है ना, लायन हो गया फॉरेस्ट, है ना, ये वाला एग्जाम्पल हमने अभी कंसिडर किया था पहले, है ना, तो लायन है फॉरेस्ट, तो फिश कहाँ हो जाएगा, ये वाटर हो जाएगा, है ना, इसको तो हमने अभी जस्ट सॉल्व किया है। उसी तरीके से देखिए, उसी तरीके से अब ये नंबर वाला देख लीजिए, है ना, नंबर वाला देख लीजिए, चलिए इसको बताइए तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे बेसिक एग्जाम्पल है, रीजनिंग का सबसे बेसिक एग्जाम्पल है, बताइए 3 9, है ना, 3 है तो 9 है, 4 है तो क्या होगा, बताइए, तरह, PARH जिनका नाम है मैं उनसे पूछ रहा हूँ, सिंपल है, हाँ क्या होगा 16। अब देखिए आसान है, ये तो मुझे पता है, सबको पता है ये चीज, ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ इसके पीछे लॉजिक, है ना, आखिर 16 जब आपने बोला, है ना, जब आपने 16 बोला तो ऑब्वियसली आपने कोई ना कोई लॉजिक लगाया होगा इसके पीछे, है ना, कोई ना कोई इसके पीछे लॉजिक लगाया होगा, तो आपने क्या लॉजिक लगाया, है ना, आपने देखा कि 3 है ना, 3 को जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें 9 मिलता है ना, तो एक पैटर्न मिला, तो उसी तरीके से अगर हम 4 है ना, उसी तरीके से क्या करेंगे, उसी तरीके से अगर हम 4 को लेते हैं तो 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, है ना, 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 16 मिलेगा, है ना, तो देयर आर सम लॉजिक, है ना, देयर आर सम पैटर्न बिहाइंड एवरी क्वेश्चन, है ना, तो आपको क्या करना है, जब आप कोई भी रीजनिंग सवाल सॉल्व करेंगे तो उसके पीछे क्या होगा, एक पैटर्न होगा, है ना, एक पैटर्न होगा, हमें उसी पैटर्न को फाइंड आउट करना है और वही रीजनिंग है ना, और वो पैटर्न जो पैटर्न है उसको फाइंड आउट करने के लिए आप जिस लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे ना वही रीजनिंग है ना, वही रीजनिंग है। चलिए इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, है ना, ए डॉट ए के बाद सी, है ना, ए के साथ क्या है, सी है, तो ई के साथ क्या हो जाएगा, है ना, ई के साथ क्या हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है ना, ए के बाद सी आ रहा है, यानी क्या, बी नहीं है, सी है ना, तो ए से सी हो रहा है, तो ई से क्या होगा, एफ नहीं जी हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, एफ नहीं जी हो जाएगा, तो ये क्या है, ये छोटे छोटे लॉजिक्स, क्या है, छोटे छोटे लॉजिक्स है, हालांकि ये जब इसका लेवल बढ़ता है तो ये और डिफिकल्ट होना शुरू हो जाता है ना, ये डिफिकल्ट होना शुरू हो जाता है, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एक सिलेबस को समझ रहे हैं, तो पैटर्न को समझने के लिए, है ना, क्वेश्चन कैसा आता है इसको समझने के लिए हमने क्या लिया है, हमने बेसिक एग्जाम्पल इसमें लिया हुआ है, ठीक है ना, ये चीज है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एनालॉजी टेस्ट क्या होता है ना, एनालॉजी से सवाल किस प्रकार के आते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका एनालॉजी, जो सिलेबस का पहला पार्ट है ना, सिलेबस का पहला जो टॉपिक है वो था एनालॉजी, जिसको हमने डिस्कस किया, एंड इसमें हमने डिस्कस किया कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, दूसरा जो है वो है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग, है ना, दूसरा जो है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग, है ना, कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है ना, कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली क्या होता है, कोई एक पार्टिकुलर कोई कोड दिया रहता है, उसी को डिकोड करना रहता है ना, एक कोड दिया रहेगा उसको डिकोड करके उसका क्या है पैटर्न हमें पता करना है, और उसी पैटर्न के बेसिस पे नेक्स्ट कोड का क्या, नेक्स्ट जो वर्ड होगा उसका कोड क्या होगा, है ना, तो बेसिकली इसमें वही किया जाता है, ये लेटर और नंबर के फॉर्मेट में भी रहेगा, जिसमें इसको हमें क्या करना है, जिसमें हमें इसको रीअरेंज करना होता है ना, एक पार्टिकुलर पैटर्न रहता है उस पर हमको रीअरेंज करना होता है ना, तो इसमें इसके भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि एक होता है लेटर कोडिंग, है ना, लेटर कोडिंग होता है जिसमें क्या होता है कि कोई लेटर को एक पर्टिकुलर कोड में डाला जाता है, जैसे कि देखिए, जैसे कि डॉग को कोड करते हैं FQI, है ना, जो DOG है, इसको कोई कोड करता है तो इसको करता है F, है ना, QI के रूप में, है ना, DOG डॉग को कोड करता है FQI के फॉर्म में, तो कहते हैं कि CAT को हम कैसे कोड करेंगे, है ना, CAT को हम कैसे कोड करेंगे, ठीक है, CAT को कैसे कोड किया जाएगा ये हमें पता करना है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें हम एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे, है ना, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे, है ना, जब हमें वो पैटर्न मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसी पैटर्न पे हम इसको इसकी भी कोडिंग बना देंगे, है ना, उसी पैटर्न पे हम क्या करेंगे, इसको CAT की भी
कोडिंग बना देंगे। ठीक है, तो आइए इसमें ढूंढिए, इसमें क्या पैटर्न हो सकता है। तो जी डी है ना, डी से एफ की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो डी है ना, बीच में क्या ई है, नहीं है ना, ओ के बाद देखें तो पी मिसिंग है ना, ओ पी क्यू, जी के बाद देखें तो एच मिसिंग है और आई हो गया, है ना। यानी कि देखा जाए तो है ना, कितने का एक लीटर का गैप है ना, 1 लीटर का गैप है, 1 लीटर का गैप करें, है ना। और जब हम क्या करते हैं, जब हम इसमें सेम करेंगे तो अब इसी पैटर्न को हम क्या करेंगे, इसी पैटर्न को हम अगले वाले में ही हम फिट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो जैसे डी के बाद ई नहीं, ई मिसिंग था, एफ आया था, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सी है तो सी के बाद डी नहीं होगा, क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, है ना। ए के बाद बी नहीं होगा, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और टी के बाद है ना, टी के बाद यू नहीं होगा, क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो इसका जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई, इसका जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो कोड हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, है ना, ई सी बी, है ना, ई सी बी क्या हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक पैटर्न फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। आफ्टर फाइंडिंग दैट पैटर्न, है ना, आफ्टर फाइंडिंग दैट पैटर्न हम क्या कर रहे हैं, हम उसी के पैटर्न के बेसिस पे अपना न्यू कोड डिटरमाइन कर रहे हैं, है ना, न्यू कोड डिटरमाइन कर रहे हैं। जैसे कि एक और आपको एग्जांपल देता हूं, चलिए इसका आप करके बताइए, है ना, ये वाला अच्छा है, थोड़ा सा लॉजिकल है, अगर आप करके इसको बताइए। चलिए, आरएटी को कोड किया जाता है आई जेड जी के फॉर्म में, है ना, आरएटी को कोड किया जाता है आई जेड जी के फॉर्म में, है ना। तो एमएटी को कैसे कोड करेंगे, चलिए, विक्रम, मोहन एंड चार्लिंग, इसको बताइए, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। आप ट्राई कर रहे हैं ना, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। प्लीज आंसर। क्या एन आई जेड, लॉजिक बताइए, लॉजिक लॉजिक, टेल मी द लॉजिक। सब तीनों एन जेड जी, यस, ओके। मोहन, व्हाट अबाउट यू। मोहन एंड चार्लिंग, आपका भी आंसर चाहिए मुझे। थिंकिंग, ओके 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 ओके। चार्लिंग, आई नीड चार्लिंग्स रिप्लाई, why you are not replying, चार्लिंग, एनीथिंग, कुछ भी बोलिए। आप लेक्चर सुन रहे हो या फिर ऐसे ज्वाइन करके कहीं चले तो नहीं गए हो। ठीक है, सो अब इसको देखते हैं, इसमें इसमें रिकम का आंसर बिल्कुल सही था, है ना, रिकम को लॉजिक भी सही था, है ना। जैसा कि अब हम लोग देखते हैं, रिकम ने कहा वो आंसर उनका सही है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं इसको। तो देखिए, आर ए टी है ना, आर था, ए था और टी था, है ना। आर के सामने क्या है, आपका आई है, ठीक है, ए के सामने क्या है, जेड है, और टी के सामने में क्या है, जी है ना। तो आर ए टी का कोड क्या है, आर ए टी का जो कोड है वो है आई जेड जी, है ना, आई जेड जी, ठीक है, ये है। अब देखिए, अब एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, एक चीज मैं बता रहा हूँ, इसको आप हर जगह पे, आपको बहुत जगह पे इस्तेमाल होगा, आप प्लीज इसको याद रख लीजिए, है ना, आप इसको प्लीज याद रख लीजिएगा। अल्फाबेट्स के जितने भी अल्फाबेट्स हैं उसके नंबर्स आपको याद होने चाहिए, है ना। आपको रीजनिंग में ये खास करके कोडिंग डिकोडिंग में आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ना। तो जो अल्फाबेट्स है ना उसके नंबर्स आपको याद रखने चाहिए, है ना। तो टोटल 26 अल्फाबेट्स, जिसमें से आपका ए हो गया, है ना, बी हो गया, सी, डी,
E F G H I J K L M, है ना। अब इतना आपको दिख रहा होगा, है ना, इतना आपको दिख रहा होगा M तक। अब देखिए, अब मेन काम यहां से होगा, है ना, मेन काम यहां से होगा। मेन काम यहां से क्या होगा, M तक तो हमने किया, अब हम M से नीचे आ जाएंगे, N O P Q, है ना, स्मॉल ही लिखते हैं, N O P Q R S T U T W X Y और Z, है ना। ये चीज आपको दिख रहा है ना, क्लियर है कि नहीं, स्क्रीन पे ये दिख रहा है। देखिए A, है ना, A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 12 और ये 13 हो गया, 13 हो गया। आपका नीचे का ये 14 हो गया, है ना, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्या, ये सारे अल्फाबेट्स हो गए, ठीक है ना, अल्फाबेट्स हो गए। इसमें जानने वाली बात ये था दोस्तों कि जब हम अल्फाबेट्स, है ना, ए से लेकर के जेड की ओर बढ़ते हैं, तो जब हम एम तक पहुंचते हैं, है ना, एम तक पहुंचते हैं, और अगर हम उसको इस पैटर्न में लिखेंगे तो ये उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा। यानी एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। के का अपोजिट क्या है, पी है। जे का अपोजिट क्या है, क्यू है, ठीक है। फिर आपका, हाँ, आर का अपोजिट आई, मतलब आई का आर हो गया, है ना। फिर उसी तरीके से एच का क्या हो गया, एच का एस हो गया, जी का टी हो गया, एफ का यू हो गया, ई का वी हो गया, डी का डब्ल्यू हो गया, है ना, सी का एक्स हो गया, एंड बी का वाई हो गया, और ए का जेड हो गया। क्या होगा, ये अपोजिट हो गया उसका, ठीक है। तो इसको अपोजिट तो लेटर ये हो गया। अब एक चीज और इसमें आपको बता देता हूं कि किसी भी अल्फाबेट का अपोजिट लेटर अगर मुझे पता करना है तो हम क्या करेंगे, 27 में से उस लेटर को का जो नंबर है उसको हम माइनस कर देंगे। जैसे कि देखिए, जैसे कि हम कहते हैं डी, है ना, डी का अपोजिट क्या होगा, डी का अपोजिट क्या होगा, है ना। तो डी का लेटर नंबर कितना है, डी का लेटर नंबर कितना, अल्फाबेट नंबर 4 है, क्योंकि ए बी सी डी, है ना, चौथे नंबर पे है ना, डी क्या है, चौथे नंबर पे है। तो जो डी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो 4 है। तो हमें पता करना है कि डी का उल्टा क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 27 में से डी को, है ना, डी का अल्फाबेटिकल नंबर घटा देंगे। तो 27 में से क्या करेंगे, 4 को माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, है ना। और 23 देखिए किसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, डब्ल्यू का, है ना। 23 किसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, डब्ल्यू का है ना, डब्ल्यू का है। यानी कि जो डी का अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब तरीके हैं। अगर ये तरीका आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बता देता हूँ, आप एग्जाम में क्या कीजिएगा, है ना। जो मैं भी करता था जब मुझे याद नहीं था, ठीक है, अब तो खैर मुझे याद हो गया सारी संख्या। कोशिश तो आपका ये होना चाहिए कि जितने भी अल्फाबेट नंबर है 1 से लेकर के 26 तक वो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे कि सारे नहीं याद करने, आप क्या करो, बीच बीच के कुछ याद कर लो। जैसे कि देखो कि अगर आप के पता है कि के 11 होता है तो उसके 2-3 आगे पीछे वाला तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लो। अगर आपको पता है के 11 होता है तो आप एम निकाल सकते हो कि, है ना, कि एल के बाद एल है, एल के बाद एम है, तो 11 के बाद 13 हो गया, है ना। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है जो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको एग्जाम तक याद नहीं हुआ, है ना, मान लो मौका नहीं मिला, याद नहीं हो पाया, एग्जाम में बिल्कुल याद नहीं है, तो क्या करना, जब आप एग्जाम में जाना आपको एक रफ शीट मिलेगी, या फिर जब भी आपको पेपर मिले सबसे पहले आप इस टेबल को बना लेना, है ना। सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले इस टेबल को बना लेना, फटाफट ए बी सी लिख लेना, है ना, इसको वहां पे लिख लेना। इससे क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का रहेगा तो ऑब्वियसली 100% है कि ये वाला जो है ना चार्ट, ये चार्ट का इस्तेमाल बिल्कुल होगा ही होगा, है ना, इस चार्ट का इस्तेमाल होगा ही होगा। तो आप ये काम कर सकते हो, अगर आप इसको मेमोराइज कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें देखिए मेमोराइज करने का एक और तरीका है, EJOTY, है ना, इजोटी, है ना, ये एक लॉजिक है जिसका इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं याद करने के लिए, है ना। EJOTY, है ना, EJOTY क्या है, तो देखिए ई जो है इसका जो अल्फाबेट नंबर है वो क्या है, 5 है। ई का अल्फाबेट नंबर क्या है, 5 का है। जे का क्या है, 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 20, है ना। तो सबके सब 5 का मल्टीपल हो गया ना, यानी 5 10 15 20 25, क्या है, 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 एंड 25, ठीक है ना। तो क्या है, ये इजोटी करके एक ट्रिक है, क्या है, इजोटी करके एक ट्रिक है। अब अगर आपको याद नहीं होता तो आप ये वाला ट्रिक याद रखिएगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपको मेन 5 लेटर याद होगा,
है ना। जैसे आपको पता है कि ई का संख्या 5 है, तो आप डी का पता कर ले सकते हो, है ना, क्योंकि एक पीछे करोगे तो 4 हो जाएगा। एफ पता करना है तो एक आगे चले जाओ, क्योंकि 4 संख्या तो हम आराम से कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना। ई मुझे पता है तो हम एफ जी एच का निकाल ले सकते हैं। जब मुझे ओ पता है कि अच्छा ओ का 15 है ना, तो ओ पी का पता कर सकते हैं, 16 हो जाएगा, है ना, क्यू का 17 हो जाएगा, ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो ट्रिक है इसको भी ध्यान रखिएगा, तो इससे भी आपका काम बन जाएगा, है ना, इससे भी आपका काम बन जाएगा। अब आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना, आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मोहन ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा था कि जो अल्फाबेट था वो अपोजिट था, है ना। आर का अपोजिट क्या हो गया, आई, है ना, देखिए आर है ना, आर का अपोजिट कहा गया, ये देखिए आर जो था आपका, हाँ आर है, आर का अपोजिट क्या आ गया, आई आ गया ना, आर का अपोजिट आ गया। ए का अपोजिट क्या हो रहा है, जेड हो रहा है ना, ये ऑब्वियसली ए का अपोजिट जेड हो रहा है। उसी तरीके से टी का अपोजिट क्या हो रहा है, जी, है ना, कहाँ पे टी है, टी ये है, टी का अपोजिट जी हो, ये हो गया, ये चीज समझ में आ गया। अब हमें हमें क्या करना है, इसी लॉजिक पे हमको एम में टी को बनाना है। तो एम का अपोजिट देखिए, तो एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, है ना, एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। ए का अपोजिट तो अभी हमने देखा, ए का अपोजिट क्या हो रहा है, जेड हो रहा है, तो जेड हो जाएगा। और टी है तो टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी यहाँ पे, टी का अपोजिट क्या है, टी का अपोजिट जी हो जाएगा, है ना। तो एन एन जेड जी क्या है, एन जेड जी इसका आंसर हो जाएगा। इसको अगर हम चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा 27, अगर हमें याद है तो 27 में से एम का संख्या घटा देंगे, तो 27 में से, है ना, 27 में से 13 घटाएगा तो 14 आएगा, और 14 किसका संख्या है, एन का संख्या है। 27 में से एक घटा दो तो क्या आ जाएगा, है ना, 26, 26 क्या है, तो 26 जेड को कहते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से 27 में से टी का संख्या घटा दो 20, तो कितना 7 बचेगा, और 7 किसका है, जी का है, ठीक है ना। तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। मैंने 3-4 तरीका बताया, है ना, 3-4 तरीका हमने डिस्कस किया इसको सॉल्व करने का, जो भी आपको सूट करता है ना, जो भी आपको अगर याद है तो सबसे बढ़िया है, याद है तब तो कोई बात ही नहीं है। अदरवाइज मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप प्लीज ये वाला पैटर्न फॉलो करिएगा, ये आपको बहुत सारा समय बचा देगा एग्जाम, ठीक है ना। कुछ कोई समस्या है यहाँ पे पूछने का है तो पूछ सकते हैं। चार्लिंग, ठीक है। तो अगला आगे बढ़ते हैं, है ना। इसी में देखिए, अब हम इसमें देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में, है ना, कोड, हाँ पूछिए चार्लिंग। यस, यस, यस चार्लिंग ठाकुर, आई एम लिसनिंग। यू रेज्ड योर हैंड, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग प्लीज गो। नो सर, इट्स ओके, इट्स ओके। ओके ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है ना जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हाँ हाँ सर, समझ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर आगे हम लोग देखते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग पैटर्न देख लेते हैं ना, टाइप देख लेते हैं कोडिंग टू कोडिंग में। तो कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें एक होता है आपका नंबर कोडिंग, क्या होता है, नंबर कोडिंग से भी सवाल आता है ना, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन है ना, उसमें बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, है ना, बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। उसी में से एक तो हो गया आपका नंबर कोडिंग, है ना, क्या हो गया, नंबर कोडिंग हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स हैं वो बेसिकली क्या, एक नंबर के फॉर्म में हम वर्ड्स को कोड करते हैं। क्या करते हैं, हम लोग वर्ड्स को हम लोग वर्ड्स को क्या करते हैं, एक नंबर के फॉर्म में कोड करते हैं, ठीक है। और उससे हम एक कोई पार्टिकुलर पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, पहले जो वर्ड्स होगा, जो अल्फाबेट्स होंगे, उसको हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट ए पार्टिकुलर पैटर्न, है ना, रिलेटेड टू दैट दैट रिलेटेड टू दैट वर्ड्स, है ना। तो इस टाइप को कहते हैं नंबर कोडिंग, है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको नंबर कोडिंग कहते हैं। और इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे कि देखिए यहाँ पे सवाल क्या है, यहाँ पे सवाल में है कि बी, सवाल में देखिए, सवाल में है कि ए डबल एल, है ना, बॉल जो है, इसको, इसका कोडिंग क्या है, बॉल को 27 कोड किया जाता है ना, बॉल को 27 कोड किया जाता है। तो सी ए टी, है ना, सी ए टी को कितना कोड किया जाएगा, ये आपका सवाल है। आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए सारे लोग। आसान सा है, बट फिर भी जो लॉजिक होगा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप आप लॉजिक डेवलप कर पा रहे हैं कि नहीं। बी ए डबल एल, है ना, बी ए एल एल को कोड किया जाता है 27, है ना। देन हाउ वी विल कोड सी ए टी, है ना, व्हाट इज द कोड ऑफ सी ए टी, बताइए। मोहन, मोहन, विक्रम, चार्लिंग, रिप्लाई कीजिए आप लोग। हेलो बामन, हाउ आर यू।
अगर मैं किन्हीं का नाम सही प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँ तो प्लीज सॉरी फॉर दैट, है ना, थोड़ा सा नाम में भी प्रोनाउंसिएशन का इशू हो सकता है। ओके, रिकम का आंसर आ गया। मोहन, आई वांट एवरीवन टू रिप्लाई प्लीज। मोहन एंड चार्लिंग, आप लोग भी रिप्लाई कीजिए। वन, ओके, 24, ठीक है, ओके, आंसर सही है, लेकिन मुझे लॉजिक बताइए, लॉजिक क्या है ना। आपने जैसे कि इसका आंसर जो भी कैलकुलेट करके लाया, 24 लाया आपने आंसर, तो आपने इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो लगाया होगा, है ना। जो भी लॉजिक लगाया वही रीजनिंग है ना, क्योंकि वो जो लॉजिक होगा एक पार्टिकुलर पैटर्न में होगा, है ना। वो जो लॉजिक होगा वो एक पार्टिकुलर पैटर्न में होगा, और उसी पैटर्न को फाइंड आउट करना ही रीजनिंग कहलाता है ना, वही तो रीजनिंग है। तो मेरे हिसाब से जो आपने आपने इसमें जो लॉजिक लगाया होगा, आपने क्या किया होगा, सबसे पहले आपने ये किया होगा कि जो अल्फाबेट्स हैं BALL, है ना, इसका क्या है, इसके नंबर्स को फाइंड किया होगा, है ना, इसके नंबर को फाइंड किया होगा। जब आप इसके नंबर को फाइंड करोगे, है ना, जब आप इसके नंबर को फाइंड करोगे तो आप देखोगे कि बी है, बी का अल्फाबेट नंबर क्या है, 2 है ना, बी का अल्फाबेट नंबर 2 है। ए की अगर हम बात करते हैं तो ए का अल्फाबेट नंबर क्या है, 1 है ना, ए का अल्फाबेट नंबर क्या है, 1 है। और एल, अगर हम एल की बात करते हैं तो एल का अल्फाबेट नंबर कितना है, 12 है ना, और फिर एक और एल है, तो इसका भी अल्फाबेट नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी बी का अल्फाबेट नंबर 2, ए का अल्फाबेट नंबर 1, एल का अल्फाबेट नंबर 12 एंड एक और एल है तो उसका भी अल्फाबेट नंबर हो जाएगा 12। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सम कर देते हैं, सबको जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 1 3, है ना, और 12 12 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27, है ना। 2 + 1 + 12 जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आएगा। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने एक पैटर्न डेवलप किया, हमने क्या किया, एक पैटर्न डेवलप किया, और उस पैटर्न में हमने देखा कि सारे अल्फाबेट्स को क्या किया गया है, पहले नंबर में कन्वर्ट किया गया है ना, और उस नंबर को क्या कर दिया गया है, आपस में जोड़ दिया गया है। तो उससे हमें एक जो पार्टिकुलर संख्या मिलता है, वो इसका क्या था, वही इसका कोड था, है ना। ये पता क्या, तो मैंने एक पैटर्न तो डिकोड कर लिया, है ना, मैंने क्या किया, इस कोड को डिकोड कर लिया, इसीलिए इसका नाम क्या है, इसीलिए इसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, है ना, इसका नाम इसीलिए कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि इसमें एक कोड है और उसमें हिडन पैटर्न है, उसको हमने डिकोड कर लिया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी पैटर्न पे इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, है ना। तो CAT में देखिए, सी का अल्फाबेट नंबर क्या है, सी का अल्फाबेट नंबर कितना है, 3 है ना। ए का अल्फाबेट नंबर क्या है, 1 है, और टी का अल्फाबेट नंबर क्या है, 20 है ना, 20 है। तो इन तीनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 20 + 1 21, 21 + 3 कितना हो जाएगा, 24, है ना, कितना हो जाएगा, 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20, ठीक है ना। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। देखिए, क्वेश्चन हम लोग एक ही कर रहे हैं, लेकिन पैटर्न समझना जरूरी है ना। अब क्या है, इसमें इस तरीके से सैकड़ों सवाल बनाया जा सकता है ना, इस तरीके से सैकड़ों सवाल बनाया जा सकते हैं ना, हर में कोडिंग डिकोडिंग कुछ ना कुछ कोड लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोडिंग डिकोडिंग में नंबर कोडिंग से रिलेटेड सवाल, कि नंबर कोडिंग का सवाल इस टाइप के होते हैं, है ना, नंबर कोडिंग के सवाल इस टाइप के होते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अगला एक और जो पैटर्न है कोडिंग डिकोडिंग में ही, वो होता है आपका सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का, है ना। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग मतलब क्या होता है, इसमें इसमें वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट किया जाता है ना, एक वर्ड्स के बदले दूसरे वर्ड्स को लिखा जाता है ना, और इस तरीके से सवाल बनाए जाते हैं। और इसके एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे सामने दिखेगा, है ना, ये इसका एग्जाम्पल है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में, है ना, ये जो सवाल है बेसिकली क्या, एक क्वेश्चन ही है। इस क्वेश्चन में ये कहता है कि व्हाइट जो कलर है ना, इसको कलर कोडिंग भी, इससे वाला भी सवाल कहता है ना, कलर कोडिंग का सवाल भी कहते हैं। तो कहता है कि जो व्हाइट कलर है ना, मान लो व्हाइट कलर को ब्लू कहा जाता है, ठीक है ना, व्हाइट कलर को ब्लू कहा जाता है, और ब्लू को कहते हैं रेड, है ना। ध्यान से सुनिएगा, व्हाइट को कहते हैं ब्लू, और ब्लू को रेड कहते हैं, और रेड को कहते हैं ब्लैक, है ना, रेड को क्या कहते हैं, रेड को कहते हैं ब्लैक। तो पूछा है कि बताओ हमारा जो ब्लड होता है उसका कलर कैसा होगा, है ना, उसका कलर क्या होगा। ऑप्शन दे देगा आपको, है ना, ऑप्शन क्या दे देगा आपको, ऑप्शन में दे देगा ऑप्शन दे देगा आपको रेड, है ना, ब्लैक, है ना, फिर आपको दे देगा ब्लू,
फिर दे देगा आपको ग्रीन, है ना। ये 4 ऑप्शन दे दिए। अब आपसे पूछेगा कि बताओ, है ना, कलर ऑफ ब्लड क्या होगा, तो आप इसमें क्या टिक करोगे, क्या टिक करेंगे? इसमें पता है बहुत आसान सवाल है, एकदम आंख के सामने आंसर होता है, लेकिन इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। और इसमें कोई संशय नहीं है कि अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो एग्जाम में आप ये सवाल गलत करके आएंगे और घर बैठ के कहेंगे अरे यार इतना आसान सवाल गलत है, ये सवाल गलत होने लायक नहीं था, है ना। क्यों? क्योंकि हमने बहुत जल्दीबाजी में देखा, हमने देखा क्या कि ब्लड का कलर कैसा होगा, खून का कलर तो रेड होता है, तो हम क्या मार देंगे, इसमें रेड आंसर मार देंगे। जैसे ही आप इसमें रेड मार्क करेंगे, जैसे ही आप इसमें रेड मार्क करेंगे, आपका सवाल क्या हो जाएगा, आपका सवाल हो जाएगा गलत, है ना, आपका सवाल हो जाएगा गलत। क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि व्हाइट को तो ब्लू कहते हैं, ब्लू को कहते हैं रेड, और रेड को क्या कहते हैं, ब्लैक। रेड को क्या कहते हैं, रेड को कहते हैं ब्लैक, है ना, रेड को ब्लैक कहा जाता है, तो कलर ऑफ ब्लड कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमें अपने दिमाग नहीं लगाने हैं कि अच्छा खून का रंग तो लाल होता है, हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से सवाल को सॉल्व करना है ना। तो क्वेश्चन में कहता है कि रेड इज कॉल्ड ब्लैक, रेड इज कॉल्ड ब्लैक, देन द कलर ऑफ ब्लड, देन द कलर ऑफ ब्लड इज ब्लैक, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें किसी को समस्या है कोई, इनमें से किसी को, आप इस सवाल में किसी को समस्या है कुछ कोडिंग डिकोडिंग में, मतलब कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ये सब चीजें रिप्लाई कीजिए। रिकम, मोहन, बामंग, और एनीथिंग यू इफ यू वांट टू आस्क प्लीज गो अहेड। ठीक, ओके, प्लीज। हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ आप लोग लिखते रहिए, इससे हमें ना जो टू वे कम्युनिकेशन होते रहता है तो समझ में आता है, क्योंकि ऐसे आगे। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, हाँ, एटलीस्ट थम्स अप करते रहिए, है ना, ताकि मुझे पता चलते रहे कि हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि आप सामने तो है नहीं, तो मैं आपका फेशियल एक्सप्रेशन तो नहीं देख पा रहा हूँ ना कि आप करेंटली क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो तीसरा टाइप है वो है आपका ब्लड रिलेशन, है ना। तीसरा जो पैटर्न है वो क्या है, ब्लड रिलेशन के पैटर्न के सवाल आते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लगभग लगभग सारे एग्जाम्स में इससे सवाल आते हैं, है ना, इससे सवाल आते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसमें जो क्वेश्चन होता है वो बेसिकली जो फैमिली रिलेशनशिप के सवाल होते हैं ना, फैमिली रिलेशनशिप के सवाल होते हैं। जैसे कि आपसे बोल दे कि आपके आपके पिताजी के भाई की बहन का बेटा आपका क्या लगेगा, है ना, उसके साथ आपका रिलेशन क्या होगा। ऐसे ऐसे सवाल उसी को बहुत ज्यादा लेंदी बना दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है ना। तो इसमें हम जनरली जब हम इसको पढ़ते हैं, है ना, जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग फैमिली ट्री के बारे में पढ़ेंगे, है ना, फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे छोटे 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 इसमें हम लोग कोडिंग करते हैं, है ना। जैसे कि जब हम कोई सवाल बड़ा सा आ गया तो उसमें हम लोग छोटे छोटे कोड वर्ड्स बनाते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि क्वेश्चन में इतने सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं कि जब तक उसको आप एक पर्टिकुलर कोड में उसको नहीं लिखेंगे तो आप उसको सॉल्व करना बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। जैसे कि कोडिंग में क्या है, तो जो मेल होता है ना, मेल के लिए जनरली प्लस का कोडिंग किया जाता है, कोई फीमेल है ना, उसके लिए माइनस का कोडिंग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज करी जाती है ना, ये सब चीज करी जाती है। इसमें फैमिली ट्री बनाया जाता है, जिसमें से एक, है ना, एक जो प्रेजेंट जनरेशन है वो आपका यहाँ, है ना, बीच में हो गया। इसके जब हम ऊपर की ओर जाएंगे, है ना, ऊपर की ओर जाएंगे तो हम ऊपर साइड, है ना, ऊपर साइड बढ़ेंगे। जब हम नीचे, जैसे कि ये कोई, है ना, तो ये मान लो राम है ना, ये क्या है, राम है, तो हम जब राम के फादर की बात करेंगे तो हम क्या, एक स्टेप ऊपर जाएंगे। अगर हम राम के ग्रैंड फादर की बात करें तो एक स्टेप और ऊपर जाएंगे, है ना। जब हम राम के चिल्ड्रन की बात करेंगे तो हम क्या, एक स्टेप डाउनवर्ड आएंगे, है ना। और इसके हम ग्रैंड चिल्ड्रन की बात करें तो एक और स्टेप डाउनवर्ड आएंगे, ठीक है। पैरेलल में जो भी रहेंगे, जैसे पैरेलल कजन्स हो गए, है ना, हस्बैंड वाइफ हो गया, वो सब एक एक लेवल में रहता है। तो ये सब चीज को हम लोग अच्छे से, है ना, अच्छे से पहले हम लोग इसको जब हम ब्लड रिलेशन करेंगे तो उसमें हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। तो इसमें हम बहुत सारे रिलेशन, जैसे कि फादर मदर, है ना, ब्रदर सिस्टर्स अंकल, है ना, फिर आपका कजन्स हो गए, उसके अलावा इन लॉज हो गए, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इन सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि देखिए इसमें एक सवाल है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, है ना, क्या है, ए है वो बी का भाई है, एंड बी इज द सिस्टर ऑफ सी, ठीक है। तो अब हमें इस सवाल को सॉल्व करना है, हालांकि बहुत आसान सवाल है, ठीक है, देखने से ही आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम इस टाइप के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा देखिए। तो कहता है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, है ना, यानी ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, भाई है ना। तो क्या एक ही जनरेशन के लोग है ना, जब भाई है इसका मतलब क्या है, सेम जनरेशन के लोग हैं। तो ए है वो क्या है, ए है वो बी का भाई है ना, ए है वो बी का भाई है, लेकिन बी के बारे में तो पता नहीं है बी भाई है कि बहन है,
ठीक है ना। तो ए के बारे में मुझे क्लियर है कि भाई है यानी कि मेल है ना, भाई है क्या, इसका मतलब क्या है, मेल है, तो मैं इसके सामने क्या कर दिया, प्लस का साइन लगा दिया। फिर अगला सवाल में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें ये मिलता है कि बी इज द सिस्टर ऑफ सी, है ना, ये समझ में आ गया कि बी है वो क्या है, फीमेल है, सिस्टर है, यानी सिस्टर है किसका, सी का। तो सेम जनरेशन का था इसलिए मैंने एक ही लाइन में तीनों को ले लिया, है ना, सेम जनरेशन के लोग हो गए ना, क्योंकि सब भाई बहन ही है, ठीक है। तो कहता है कि जो बी है वो क्या है, सी का सिस्टर है ना, और सी का जेंडर अभी भी आइडेंटिफाइड नहीं है। तो कहता है कि देन हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, है ना, ए है वो सी का क्या है, ये जो सी का है क्या है, तो ये क्या है, ये दोनों तो ब्रदर सिस्टर हो गए, ये भी इसकी सिस्टर है, तो ऑब्वियसली ये जो सी का ए क्या है, ब्रदर हो जाएगा, है ना। सो क्या है, सो ए इज रिलेटेड टू सी एज ए ब्रदर, है ना, क्या हो जाएगा, ब्रदर इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना। तो इस टाइप से अभी तो ये आसान है, तो बिल्कुल लग रहा होगा कि अरे ऐसे हो जाएगा, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चंस को क्या किया जाता है, बहुत लेंदी बना दिया जाता है, बहुत ही स्टेटमेंट को और ज्यादा डाल करके इसको लेंदी बना दिया जाता है, ठीक है। एक और सवाल है, जैसे इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, इसको आप लोग अभी सॉल्व करके बताइए मुझे आंसर, दूसरा जो सवाल है। विक्रम, मोहन, सॉल्व कर रहे हैं। वामंग, आप भी ट्राई कीजिए इसको। देखिए इसको कैसे करेंगे, है ना, इसको सवाल क्या है, सवाल है कि ए इज द फादर ऑफ बी, है ना, ये क्या है, बी के फादर है ना, यानी कि दो जनरेशन की बात हो रही है, ए और बी, फादर और सन, फादर और सन या फादर और डॉटर की बात हो रही है। कहता है कि ए है ना, ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है ना, ये मान लो बी है ना, ये क्या है, बी है, और बी के फादर कौन है, बी के फादर ए है, यानी एक जनरेशन ऊपर जाएगा। जब हम लोग फैमिली ट्री पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से करेंगे, ठीक है ना, और डिटेल में करेंगे, बट अभी के लिए इतना देख लिए, है ना। कहता है कि ए है वो बी के फादर है, तो ए है ना ऊपर चला जाएगा एक जनरेशन ऊपर, क्योंकि दूसरे जनरेशन की बात हो रही है, और फादर है इसका मतलब मेल है, तो हम क्या साइन दे दिए यहाँ पे, प्लस का साइन दे दिए, ठीक है ना। फिर है सी इज द वाइफ ऑफ ए, है ना, सी इज द वाइफ ऑफ ए, मतलब हस्बैंड वाइफ आ गया, यानी कि पैरेलल, है ना, एक लेवल की बात हो रही है, सेम जनरेशन की बात हो रही है। तो कहता है सी है वो किसकी वाइफ है, सी है वो वाइफ है ए की, वाइफ है यानी मतलब फीमेल है, तो ये जो दोनों लोग हो गए ये हस्बैंड और वाइफ हो गए, ठीक है ना, ये हो गया हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। फिर कहता है देन हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, तो बी जो है वो सी से कैसे रिलेटेड है ना, यानी कि बी है वो सी से कैसे रिलेटेड है ना। तो जो सी है वो क्या हो जाएगी, बी की मदर हो जाएगी, जो सी है वो बी की क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी, क्योंकि ए और सी क्या है, आपस में हस्बैंड वाइफ है, ठीक है ना। तो इस टाइप के सवाल रहते हैं बहुत सारे आपके फैमिली वाले में, तो ये हम लोग समझ लें, ठीक है। अगला जो है, अगला जो क्वेश्चन जो आपका सिलेबस में जो अगला जो टॉपिक है वो सीरीज, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि सीरीज के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में बेसिकली क्या होता है कि सीक्वेंस नंबर, है ना, लेटर, फिगर, है ना, इन सब का क्या होता है, एक पैटर्न रहता है, एक सीरीज में सवाल रहता है, और उसी को, है ना, कि अगला क्या होगा सीरीज में, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट नंबर, है ना, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट नंबर, वही फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि इसमें भी दो तरह के, एक होगा आपका नंबर सीरीज, दूसरा होगा लेटर सीरीज। तो जो नंबर सीरीज के सवाल रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे कि देखिए 2 है, 4 है, 8 है, 16 है ना, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, तो अगला क्या आएगा, है ना, अगला क्या आएगा, अगला आ जाएगा आपका 32, है ना। क्या हो रहा है, ये जो अगली संख्या है वो डबल हो जा रहा है ना, 2 का 2 गुना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 गुने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर पैटर्न देखने को मिला। ठीक उसी तरीके से इसमें देखिए, तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें बताइए, कौन बताएंगे, मोहन, विक्रम, प्लीज रिप्लाई, इसको सॉल्व कीजिए, आसान सा है बिल्कुल, और ये तो बिल्कुल ही आसान है। 5 के बाद 10 आया, 10 के बाद 15 आया, यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो अगला क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हाँ, इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 25, क्यों, क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये 4 है वो किसका, 2 का स्क्वायर है, 9 है वो किसका, 3 का स्क्वायर है, और 16 है वो किसका है, 4 का स्क्वायर है, यानी कि 1 का स्क्वायर पहले आया,
फिर 2 का स्क्वायर हुआ, फिर 3 का स्क्वायर हुआ, फिर 4 का स्क्वायर हुआ, तो अगला किसका स्क्वायर होगा? अगला जो संख्या होगा वो 5 का स्क्वायर होगा, और जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा, है ना। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न मिला ना, तो ऐसे क्वेश्चन को नंबर सीरीज के कैटेगरी में रखते हैं। और जो अगला है वो है लेटर सीरीज, है ना। इसमें क्या होता है? इसमें अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेटिकल लेटर होता है, वो भी एक पर्टिकुलर सीरीज में अरेंज होते हैं, और उसी को डिकोड करके, है ना, उसी को क्या है, उसी पैटर्न को फाइंड आउट करके अगला क्या होगा सीरीज में वो उसको पता करना रहता है ना। जैसे ए के बाद सी है, सी के बाद एफ है, एफ के बाद जे है, तो अगला क्या होगा, है ना, अगला क्या होगा, इसको कौन बताएंगे, है ना। ए के बाद देखिए तो 1 है, 3 है, 6 है और 10 है ना। देखिए अगर आप अल्फाबेट का नंबर याद कर लेते हैं तो आपको बहुत आसान हो जाएगा करने में, है ना। हमें क्या था, अल्फाबेट का नंबर पता कर लिया। अब देखिए 1 से 3 हो रहा है ना, 1 से 3, 3 से 6, है ना, 6 से 4, तो कितना 2 का अंतर हुआ, यहाँ पे 3 का अंतर हुआ, यहाँ पे 4 का अंतर हुआ, यानी कि अगला क्या है, 5 का अंतर होगा, तो 10 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाना चाहिए। और 15 किसको होते हैं? 15 मतलब ओ, है ना, 15 मतलब क्या हो गया? ओ। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे सीरीज के क्वेश्चन रहते हैं। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इसमें, है ना, वो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट्स, है ना। सिटिंग अरेंजमेंट से भी काफी सवाल देखने को मिलता है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है? जनरली लोगों को बैठाया जाता है ना, कई बार लोगों को या कई बार कुछ ऑब्जेक्ट्स को भी रखा जाता है, क्या ना, एक इतने ऑब्जेक्ट्स को एक पर्टिकुलर, है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स किया जाता है, तो ऐसा होता है। तो ये हो गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट, है ना। इसके भी अलग अलग टाइप्स है। इसमें एक होता है आपका लीनियर अरेंजमेंट, है ना, एक क्या होता है, लीनियर अरेंजमेंट होता है ना, जिसमें क्या होता है, जिसमें लोगों को एक स्ट्रेट लाइन में बैठाया जाता है ना, लीनियर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन में लोगों को बैठाया जाता है ना। और ये जनरली दो तरह के होते हैं कि कुछ लोग हैं वो एक लाइन में बैठे हुए हैं, और इनका जो फेस है वो किधर है? नॉर्थ की साइड में, है ना, नॉर्थ की साइड में है। मैं आपको बता दूं, जब भी आप पेपर पे बनाए, है ना, तो अगर डायरेक्शन, तो आप इस तरीके से डायरेक्शन बनाए। अपर डायरेक्शन है वो नॉर्थ है ना, ये आपका नीचे का जो डायरेक्शन है वो साउथ है, ये आपका ईस्ट है, और ये जो है आपका वेस्ट है। अगर आप मैप देखे होंगे तो उसमें आपको यही डायरेक्शन देखने को मिलेगा, या फिर कैंपस अगर देखेंगे तो उसमें इसी डायरेक्शन में चीजें रहती है, ठीक है। तो इसमें दो तरीके से होता है, एक होता है कि फेसिंग नॉर्थ, है ना, तो जो लोग हैं वो नॉर्थ के साइड में फेस करके बैठे हुए, एक हो गया फेसिंग साउथ, इसमें लोग हैं वो साउथ के साइड में फेस करके बैठे हुए, ठीक है। तो ऐसे लीनियर अरेंजमेंट होगा, जिसमें क्या आएगा कि 5 लोग हैं नॉर्थ साइड में बैठे हुए हैं, ए है वो बाएं साइड बैठा है, बी उसके बगल में बैठा हुआ है, डी है वो तीसरे नंबर पे, ऐसे कर करके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो वो उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। अगला जो टाइप होता है इसमें वो होता है, एक होता है सर्कुलर अरेंजमेंट, है ना, एक तो लीनियर अरेंजमेंट देखा, दूसरा होता है सर्कुलर अरेंजमेंट, जिसमें जो लोग होते हैं वो क्या होता है, एक सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हैं, कहेंगे कि जैसे 4 लोग हैं, है ना, वो ऐसे बैठे हुए हैं, है ना। फिर उसको इसमें दो तरीके से, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो जब भी हम क्वेश्चन देखेंगे तो हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं इसमें। उसके अलावा स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट से भी सवाल आते हैं ना, जिसमें कहेगा कि 8 लोग हैं या 6 लोग हैं या 5 लोग हैं, वो क्या है, एक स्क्वायर में बैठे हुए हैं, है ना, एक स्क्वायर में अरेंज है, और वो क्या है इसमें भी दो तरह के होते हैं कि उनका चेहरा जो है वो क्या है, इनवर्ड है ना। देखो सब लोग क्या है, अंदर की ओर चेहरा करके बैठे हुए, इनवर्ड लुकिंग, तो ये वाला भी सवाल आता है। इसी में एक आउटवर्ड अरेंजमेंट भी आता है ना, कि जो लोग हैं वो किधर, बाहर के साइड करके फेस बैठे हुए हैं, लाइक दिस, है ना, ये क्या है, ये आउटवर्ड हो है, ये इनवर्ड नहीं है, ये आउटवर्ड है। तो ऐसे भी सवाल बनते हैं। तो ये आपका हो गया स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। फिर अगला जो टाइप होता है जो हमें पढ़ना है ना, जो हमें पढ़ना है वो है आपका डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, और ये तो, है ना, ये तो आपके सिलेबस में भी मेंशन है ना, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जनरली आपको आपका जो डायरेक्शन की समझ क्या है उसको टेस्ट करने के लिए सवाल पूछा जाता है, कि आपके पास डायरेक्शन का कितना सही सेंस है ना। तो इसमें क्या करता है, इसमें जैसे कहेगा कि राम है वो अपने घर से 10 किलोमीटर नॉर्थ गया, वहां से 5 किलोमीटर लेफ्ट लिया, है ना, फिर वहां से 10 किलोमीटर फिर से राइट लिया, तब जाकर के वो अपने स्कूल के पास पहुंचता है, ठीक है ना। तो पूछेगा कि घर से स्कूल का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन टेस्ट ये हो गया। इसमें आपको ध्यान रखना है वही चीज हमने अभी डिस्कस किया, नॉर्थ आपका ऊपर में हो गया, है ना, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, और ये जो है वो आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। और ये जो है आपका नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, है ना। ये गया नॉर्थ और ईस्ट के बीच का है क्या, नॉर्थ ईस्ट, जिधर पे आप लोग का स्टेट है ना, अरुणाचल प्रदेश जिधर है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। उसी तरीके से ईस्ट और साउथ के बीच का जो है वो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, है ना। ठीक उसी तरीके से साउथ और वेस्ट का जो सेक्शन हो जाएगा साउथ वेस्ट हो जाएगा, और नॉर्थ वेस्ट के बीच का होगा वो नॉर्थ वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो इसको बस ध्यान में रखिएगा, और उसी के हिसाब से आपको चीजों को चला देना। तो उसी पे एक एग्जाम्पल है ना, इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, या अभी करना तो अभी करके देख लीजिए। कहता है राम वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ, है ना,
अब देखिए इसको हम लोग इसी डायरेक्शन का इस्तेमाल करके, इसी का इस्तेमाल करके, है ना, हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये राम हो गया, राम है ना, कहता है राम वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ, है ना, इसको चलिए 10 किलोमीटर हमने नॉर्थ में वॉक करा दिया, है ना, 10 किलोमीटर नॉर्थ में वॉक करा दिया। फिर कहता है देन टर्न्स हिज राइट, है ना, तो क्या करता है ये अपने राइट में टर्न करता है और 5 किलोमीटर वॉक करता है ना, तो 5 किलोमीटर हमने अपने इसके राइट में वॉक करा दिया। देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, फिर से ये लेफ्ट टर्न करता है और फिर कितना, फिर से ये 10 किलोमीटर वॉक किया, है ना, फिर 10 किलोमीटर वॉक किया। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग, है ना, अब कह रहा है कि अभी जो राम है वो किस दिशा में जा रहा है ना, तो ये डायरेक्शन कौन सा, ये नॉर्थ ही है ना, तो राम किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछे, अगर आपसे ये पूछे कि जो जहां से राम स्टार्ट किया था वहां से, है ना, वहां से इसका क्या डायरेक्शन हो जाएगा, वहां से इसका डायरेक्शन क्या है अभी का, तो ये तो राम तो ऐसे वॉक कर रहा था, यानी नॉर्थ ये था, है ना, और ये क्या है, ये ईस्ट है, और राम कहीं ना कहीं यहाँ पे है, बीच में है, यानी कि राम का जो अभी अगर इनिशियल लोकेशन से, इनिशियल जहां से स्टार्ट किया था और अगर हम इनिशियल से फाइनल के बीच का अगर डायरेक्शन की बात करें तो क्या है, कहीं ना कहीं ये नॉर्थ ईस्ट में है ना, नॉर्थ ईस्ट में है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल कह रहा है कि नो इन विच डायरेक्शन राम इज फेसिंग, है ना, अभी जो राम है वो किस दिशा में है ना, कंपेयर नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखा जाता है ऐसे सवाल, ठीक है, ये चीज हो गया डायरेक्शन। उसके अलावा जो और चीजें हैं कुछ कुछ जहां से छोटे छोटे सवाल आते हैं, जैसे कि क्यूब्स एंड डाइसेस हो गया, है ना, क्यूब्स एंड डाइसेस से भी सवाल आता है, ठीक है, तो ये हो गया। इसमें है बेसिकली आपको ये टेस्ट किया जाता है कि आप 3D में चीजों को कैसे इमेजिन कर पाते हैं, है ना, तो ये चीज हो गया। तो डाइस से भी सवाल आते हैं, है ना, ओपनिंग ऑफ डाइस, तो कैसे डाइस को खोलेंगे तो क्या पैटर्न बनेगा, तो ये ज्यादातर ये जो सवाल है ज्यादातर आपके नॉन ये ज्यादातर जो सवाल है आपके नॉन वर्बल के पिक्चर वाले हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आपके जैसे कि अपोजिट फेस पता करना, एडजेसेंट फेस पता करना, कॉमन फेस, ये सब चीज पता किया जाता है। अगला जो है वो है पजल टेस्ट, है ना, पजल टेस्ट है वो क्या है, इसमें जनरली पजल होता है ना, पजल होता है, इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक, है ना, लॉजिक और एनालिटिकल थिंकिंग को चेक किया जाता है इसके थ्रू, ताकि आप जो भी जो कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसमें इसमें क्या है, ये बेसिकली जो पजल है ना वो एक तरीके से मिक्सचर है, बाकी जितना भी आप रीजनिंग पढ़े हैं ना उन सबका एक तरीके से मिक्सचर है, वो लगभग सब कुछ इसमें टेस्ट हो जाएगा। इसमें आपका सिटिंग अरेंजमेंट भी टेस्ट हो जाता है ना। फ्लोर पजल से भी सवाल आते हैं, जैसे कि बताएगा कि इतने लोग हैं, है ना, अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, है ना, जो फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे रहता है ना, वो अमेजोन में काम करता है ना, जो थर्ड फ्लोर पे रहता है वो गवर्नमेंट जॉब है ना, इस तरीके से बहुत सारे क्या रहते हैं, बहुत सारे उसमें क्लू दिए रहते हैं और उसी क्लू पे उस पजल को सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो शेड्यूलिंग पजलिंग होता है ना, फिर ब्लड रिलेशन वाला पजल होता है, तो ये सब अलग अलग पजल्स होते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे, है ना। एक छोटा सा पजल यहाँ पे है ना, मैं चाहूंगा कि आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, मैं आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगर अभी करना चाहे तो अभी भी हम लोग कर सकते हैं, है ना, अभी भी कर सकते हैं। देखिए पजल इसमें क्या है, इसमें बेसिकली सवाल में, इस सवाल को अगर अच्छे से समझिएगा, थोड़ा लंबा लग रहा है क्योंकि पजल लंबा ही होता है ना, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग होता है। इसको देखिएगा तो कहता है देयर आर 5 पीपल, कितने, 5 जने हैं, ए बी सी डी एंड डी, है ना, क्या है, 5 लोग हैं जिनका नाम मतलब वही ए बी सी डी और ई 5 लोग हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग 5 अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, है ना, 5 अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, किसी बिल्डिंग के, किसी अपार्टमेंट के 5 अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, है ना, लेकिन वो एक सीक्वेंस में नहीं रहते, है ना, ऐसा नहीं है कि जो पहला फ्लोर पे ए रहेगा, दूसरे पे बी रहेगा, सी रहेगा, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है ना। तो कहता है कि इस क्लू को फॉलो कीजिए, है ना, इस क्लू को फॉलो कीजिए और इनके जो सिटिंग अरेंजमेंट है उनको, है ना, उसमें अच्छे तरीके से अरेंज कीजिए, है ना। तो ऐसे सवाल को भी बनाया जाता है, जैसे कि इसमें कह रहा है कि सी लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर, तो ऐसे सवाल में क्या करना होता है, मैं आपको एक सॉल्व कर देता हूँ, हालांकि इसको हम लोग जब सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे तो उसमें अच्छे से करेंगे। इसमें अब देखिए आपको ये चीज देखना होगा कि इसमें कितने चीज, कितने वेरिएशंस हैं। तो पहली बात तो कि 5 पीपल्स, है ना, इसमें क्या है, 5 लोग हैं और क्या है, 5 लोग हैं और क्या है, 5 फ्लोर है ना, 5 पीपल एंड 5 फ्लोर्स, 5 पीपल एंड 5 फ्लोर्स है, ठीक है। यानी कि इसमें से 2, है ना, 2 वेरिएशंस है, एक फ्लोर है एक लोग है, ठीक है। कहता है कि जो 5 लोग हैं वो एक डायरेक्शन में नहीं बैठे, मतलब ऐसा नहीं कि सीक्वेंस से बैठे हुए, तो हम इस तरीके से इसको बना लेंगे, है ना, एक छोटा सा चार्ट ऐसे बना लेंगे, है ना, ऐसे बना लेंगे। एक हमारा हो जाएगा फ्लोर का, है ना, एक हो जाएगा फ्लोर्स और एक हो जाएगा पीपल, है ना, एक हो जाएगा फ्लोर्स, एक हो जाएगा पीपल, और कितने, 5 फ्लोर है तो 5 बना दो, 5 फ्लोर है तो 5 बना देते हैं, है ना, 2 3, है ना। तो ये पहला फ्लोर ग्राउंड से नीचे से ऊपर क्यों ही फ्लोर रहेगा, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर और 5वां फ्लोर, है ना। ये हमने क्या किया, हमने 5 फ्लोर बना दी, है ना, हमने क्या किया यहाँ पे
5 फ्लोर बना लिया, है ना, 5 फ्लोर बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्लूज को, जो क्लू दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। पहला क्लू कहता है कि सी लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर, है ना। अब देखिए, जब भी पजल कोई बनाइए, जब भी कोई भी पजल बनाइए, तो हमें क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन जो कि बिल्कुल फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है ना, जो कि बिल्कुल फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है और एकदम सटीक है, उसको सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे। कहता है सी लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर, मतलब एकदम साफ साफ कह रहा है कि सी है वो कहाँ रहता है, 3rd फ्लोर पे रहता है ना। तो सी को हमने कहाँ पे, 3rd फ्लोर पे फिक्स कर दिया, ठीक है। तो पहला इसका काम हो गया। दूसरा कहता है कि ए लिव्स ऑन ए फ्लोर एबव सी, है ना। कहता है कि जो ए है वो जहां भी रहता है, लेकिन क्या, सी से ऊपर रहता है। तो सी से ऊपर तो 2 ही फ्लोर है ना, 4 एंड 5, यानी जब भी होगा तो ए ऊपर रहेगा, है ना, या तो ए 5 में रहेगा या तो ए, है ना, 4 में रहेगा। बट ये क्लियर नहीं है, तो ये भी थोड़ा सा सस्पिशन है। अगला देखिए, बी डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर, है ना। जो बी है वो इवन नंबर फ्लोर पे नहीं रहता है, यानी जब भी बी रहेगा वो किस पे रहेगा, ओड पे रहेगा। तो ओड है कौन, ओड 5 है, 3 है और 1 है। तो 3 में तो ऑलरेडी सी है ना, तो 3 में तो होगा नहीं, यानी कि जो बी है या तो 5 में होगा, है ना, जो बी है या तो 5 में रहेगा या 1 में रहेगा, फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा, ठीक है। ये भी क्लियर नहीं है। अगला देखिए, डी लिव्स ऑन फ्लोर जस्ट बिलो ई, है ना। डी है वो क्या है, डी है वो रहता है ई के जस्ट नीचे, ठीक है। और जो ये भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये लास्ट देखिए, ए डज नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर, है ना। ए है वो टॉप फ्लोर पे नहीं रहता है। अब बात समझ में आएगी। यहाँ पे देखिए, एक ए तो या तो 5 पे रह रहा था या 4 पे रह रहा था, और जो 5th स्टेटमेंट है उसके हिसाब से ए जो है वो टॉप पे नहीं रहेगा। तो ऑब्वियसली ए कहाँ रहेगा, जब भी रहेगा तो 4th पे रहेगा, है ना, क्योंकि टॉप पे तो वो रहेगा नहीं, है ना। तो ए जब भी रहेगा 4th पे रहेगा। अब पढ़िए इसको, ही लिव्स ऑन द फ्लोर जस्ट बिलो ई, है ना, ई के जस्ट नीचे। तो ऐसा कोई जगह ही नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, डी को हमें सेट करना कहाँ, ई के नीचे। तो जब हम ई को अगर यहाँ रखते हैं तभी तो हम डी को यहाँ रख पाएंगे, है ना। जब हम ई को यहाँ पे रखते हैं 2nd फ्लोर पे, तब हम जाकर के डी को कहाँ रख पाएंगे, 1st फ्लोर पे रख पाएंगे। तो क्या हो गया, ए फिक्स हो गया, सी फिक्स हो गया, डी फिक्स हो गया, ई भी फिक्स हो गया। तो बच क्या गया, बच गया बी। तो जो बी होगा वो 5th फ्लोर पे होगा। अब ये आप देखिए, आप इसका 3rd स्टेटमेंट पढ़िए। 3rd स्टेटमेंट कहता है कि बी डज नॉट लिव, है ना, बी डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, यानी कि जो बी जब भी बैठेगा ओड नंबर पे बैठेगा। तो बी कहाँ पे बैठा है, बी बैठा है 5 नंबर पे, है ना, जो कि क्या है, एक ओड नंबर है। 5 क्या है, ओड नंबर है। यानी कि अब हमारा सबके सब कंडीशंस थे, जितने भी कंडीशंस दिए थे, है ना, इस सवाल में हमें 5 कंडीशन दिए थे। और ये जो हमने जो बनाया है ना, ये जो हमने अरेंज किया है, ये क्या कर रहा है, 5 कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। ना हो तो आप इसको फिर से देख लीजिए। जैसे कि पहला, सी फ्लोर ऑन, जो सी है वो तीसरे नंबर पे है, तो देखिए सी है वो क्या है, 3rd नंबर पे है ना, पहला फुलफिल हो गया, है ना। दूसरा, ए लिव ऑन ए फ्लोर एबव सी, है ना, ए है क्या, सी के ऊपर है, तो ये भी फुलफिल हो गया। तीसरा कंडीशन है, बी डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर, है ना, जो बी है इवन नहीं है, ओड पे है, ये भी फुलफिल हो गया। फोर्थ है कि डी लिव्स ऑन ए फ्लोर जस्ट बिलो ई, है ना, तो डी है वो ई के जस्ट नीचे रहता है, तो ये भी फुलफिल हो गया। और पांचवा है, ए डज नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर, है ना, यानी कि ए है टॉप पे नहीं है, तो ये भी फुलफिल हो गया, है ना। तो क्या बन गया, ये पजल हमारा बन गया। समझ में आया ये पजल समझ में आया जो हमने अभी डिस्कस किया। ओके, तो ये था, इस टाइप के पजल्स करने होते हैं और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसमें थोड़ा सा, है ना, ये ध्यान में रखना होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम सही तरीके से उसको उसमें पुट करें। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो क्लासिफिकेशन है ना। क्लासिफिकेशन में क्या है, तो इसमें ऑड वन आउट होता है। मतलब क्या, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक ओड है उसको छांटना रहेगा। जैसे कि देखिए, इसका एग्जांपल है 4, 16, 25, 35, इसमें ऑड क्या लग रहा है आपको, है ना, इसमें ऑड क्या लगेगा आपको बताइए। उसी तरीके से ये जो सवाल है, इसमें 5 है, 25, 125 है, 26 है एंड 135 है, इसमें ऑड क्या लग रहा है आपको, दोनों में बताइए जल्दी। 355, अच्छा 35, ओके, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि ये सब के सब क्या है, ये सब के सब स्क्वायर है ना, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है, लेकिन ये 35 क्या है, किसी का स्क्वायर नहीं है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक उसी तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा बताइए, 26, यस, क्योंकि ये सब के सब क्या है, 5 के मल्टीपल्स है ना, 5 के मल्टीपल्स है, लेकिन 26 क्या है, 5 के मल्टीपल नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे लॉजिक्स लगते हैं, है ना, ऑड वन ऑड में, तो ऐसे करते हैं।
इसी तरीके से, है ना, इसी तरीके से और भी रहेगा, बहुत सारा चीज रहता है ना। इसी तरीके से इसमें बहुत सारा, जैसे कि तीन जंगली जानवर का नाम दे देगा, एक पालतू जानवर का नाम दे देगा, है ना। तो ये हो गया, जैसे कि आपको लायन दे दिया, है ना, चीता दे दिया, है ना, उसके बाद आपको टाइगर दे दिया, फिर आपका कौ दे दिया, है ना, ऐसे लायन हो गया, चीता हो गया, टाइगर हो गया एंड कौ हो गया। बोले इसमें ऑड कौन है, तो इसमें ऑड कौ हो जाएगा, क्योंकि सबके सब क्या है, जंगली जानवर है, एक क्या है, पेट एनिमल, है ना, तो ये हो जाएगा ऐसे। उसके बाद फिर सिलोलिज्म आता है ना, सिलोलिज्म आता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें दो स्टेटमेंट्स होते हैं और उसी स्टेटमेंट पे कंक्लूजन होता है और उसी कंक्लूजन पे पूछता है कि कौन सा हो सकता है, नहीं हो सकता है। और अगला जो है वो है वेन डायग्राम, है ना। तो वेन डायग्राम जब हम पढ़ते हैं तो उसका इस्तेमाल सिलोलिज्म को भी सॉल्व करने में होता है ना। ये तो आप मैथ में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। वेन डायग्राम हो गया, सिलोलिज्म हो गया, इसको भी हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स है ना, रीजनिंग के कुल इतने टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग आगे जो अभी थोड़ा सा 5 मिनट और लेंगे आपका, है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर, अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, है ना, जस्ट आई एम शोइंग यू कि विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन रीजनिंग सेक्शन, ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसका मैंने कटिंग लगाया हुआ है। तो जैसे जो पहला सवाल है, देखिए पहला सवाल कहता है कि पिक द ओड वन आउट फ्रॉम। अभी हमने देखा ओड वन आउट, है ना। इसमें देखिए लायन है, टाइगर है, वुल्फ है, एलिफेंट, है ना। लायन, टाइगर, वुल्फ, एलिफेंट, है ना। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मैं अपने मन से नहीं दिया हूं। डी, एलिफेंट, ओके, डी। एंड द लॉजिक, इज हार्बिवर। यस 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 यस, सबके सब क्या है, सबके सब ये तीनों के तीनों क्या है, मांसाहार करने वाले हैं, है ना, कार्नी है, और ये क्या है, ये हार्बी, ठीक है। तो एक चीज हो गया। तो ऐसे ऐसे सवाल हैं, ठीक है ना। तो इन सब सवाल को देखिए, जैसे कि ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, है ना। ये देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दिख रहा है ना आपको, क्लियर विजिबल है ये। इसमें देखिए क्या है, सॉक्स है, बूट्स है, शूज है ना, एक है मिटन्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे ही सवाल है। अब इसमें देखिए सीरीज का सवाल आपको दिखाता हूं, है ना, सीरीज का सवाल, सीरीज का सवाल देखिए, कहता है कि बी ई जे क्यू, है ना, बी ई जे क्यू, तो नेक्स्ट क्या होगा, बी ई जे क्यू, तो नेक्स्ट क्या होगा। सॉल्व कर, अभी सॉल्व करिएगा खुद से इसको। देखिए, अगर ये बी है ना, बी है, ई है, जे है, क्यू है, तो अगला क्या होगा, कैसे करेंगे। अभी हमने इस टाइप का सवाल सॉल्व किया ना। बी मतलब क्या, अगर इसका सबसे पहले इसका नंबर पता कर लेते हैं 2, है ना, ये क्या हो गया 5 ई, जे कितना है 10 है, और ये कितना 7 है। अब देखिए सीरीज देखिए, 2, 5, 10 और 17, ठीक है। तो कितने का अंतर है, ठीक है, 3 का। ये कितने का अंतर है, 5 का। और ये कितने का अंतर है, 7 का। तो 3, 2, 5, 2, 7, यानी अगले में कितने का अंतर आना चाहिए, 9 का आना चाहिए। तो 17 और 9 कितना हो जाएगा, है ना, 17 और 9 कितना हो, 26, और 26 किसको कहते हैं, 26 होता है जेड, है ना। 26 क्या होता है, 26 होता है जेड। तो ये इसका सीरीज का आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल देखिए, तो बहुत ज्यादा टफ भी नहीं आ रहा, इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत ही टफ टफ करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये अभी दिखा रहा हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये देखिए, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, है ना, कौन है वो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करेगा, ऑड मैन ऑड का सवाल है। तो ऐसे ही सवाल सारे आपके हैं। जैसे ये सवाल देखिए, 100 सवाल देखिए, इसमें कहता है कि हॉर्स लेग हुफ, है ना, हॉर्स है, लेग है, हुफ है, तो मैन, हैंड, और अगला इसमें क्या आएगा, है ना, बताइए इसमें क्या आएगा, इन चारों में से आपको क्या लगता है, क्या आएगा इसमें, रिप्लाई फर्स्ट, रिकम, हॉर्स लेग हुफ, देन मैन हैंड्स व्हाट, हुफ समझते हैं ना, घोड़े का पैर में ये जो ऐसा होता है ना, हुफ, नेल, एक तरीके का नेल्स कह सकते, रिस्ट, हाउ रिस्ट यार, नहीं लॉजिक लगाइए से। बेसिकली हुफ इज नथिंग बट द नेल, है ना, नेल, हुफ है वो क्या है, घोड़े का नेल है एक तरीके का, है ना। तो उसी तरीके से मैन है, तो मैन के हैंड है, और हैंड में क्या होता है, फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स के अंदर हमें क्या मिलते हैं, नेल्स मिलते हैं ना। तो ये नेल्स मैच कर जाएगा, है ना, क्या करेगा, नेल्स मैच करेगा, क्योंकि हुफ जो होता है वो क्या होता है,
हूप जो है दैट इज नथिंग बट द नेल्स, है ना, एक तरीके का नेल ही है जो हॉर्स के उसमें रहता है ना, जिसमें वो रहता है। तो ये क्या होगा, एक लॉजिक होगा। ठीक है, देखने में आसान लग रहा है ना, लेकिन ये आसान नहीं होता यार। ये छोटे छोटे चीज है, वो मतलब एट ए टाइम क्लिक नहीं करेगा। ये कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज समझ में आएगा। ठीक है ना, तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है ना, सारे सारे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और साथ साथ में अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है ना, ये देखिए कुछ टाइम पहले ही आपका ओडिशा जेई वाला जो सवाल हुआ था ना, पेपर हुआ था ना ओडिशा जेई का, तो उसका क्वेश्चन है ना, उसका ही क्वेश्चन है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए इसमें भी पूछा है कि ऑड लेटर कौन है ना, फाइंड आउट द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए, उसमें पूछा है कि ऑड कौन है। सिंपल सी, इसमें क्या लगता है आपको, कौन ऑड है? दिख रहा है ना, ये आपको विजुअल है। देखिए ए के साथ बी आ रहा है, वाई के बाद जेड आ रहा है ना, सी के साथ डी आ रहा है, और डब्ल्यू एक्स आ रहा है, बिल्कुल सही। ई एफ आ रहा है, यू भी आ रहा है, लेकिन जी एच आ रहा है, आना चाहिए टी यू, लेकिन टी के साथ क्या आ रहा है, भी आ रहा है ना, ये ऑड हो जाएगा। बस काम खत्म, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने, जो सामने सामने दिख रहा है वही वही लॉजिक लगेगा, काम खत्म। समझे, समझ गया ना इसमें कैसे किया है? तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं, ये सब कोडिंग डिकोडिंग करेंगे तो सब बन जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए ये रिलेशन वाला सवाल है ना, देखिए कैसे रिलेशन का सवाल पूछता है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए मैन, सृष्का सेड ही इज ब्रदर ऑफ मदर ऑफ माई सन, है ना, ब्रदर ऑफ मदर ऑफ माई सन। तो हाउ दैट मैन इज रिलेटेड टू सृष्का's हस्बैंड। ठीक है ना, अभी लोड नहीं लेना है, अभी बस समझना है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर ये देखो, ये फिर आपका सीरीज का सवाल हो गया, है ना, ये क्या, ये आपके सीरीज का क्वेश्चन है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जिसका कलेक्शन है। हम लोग जैसे जैसे टॉपिक करते जाएंगे वैसे वैसे उस टॉपिक से रिलेटेड PYQs को भी करेंगे, है ना, नॉट ओनली इन दिस एग्जाम बट इसके अलावा और भी अदर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसे करके हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है ना, ऐसे करके हम लोग अपना रीजनिंग का जो क्लास है उसको प्रोसीड करेंगे और अच्छे तरीके से खत्म करेंगे। ज्यादा वास्ट जोन नहीं है ना, शॉर्ट में ही, बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा, बहुत जल्दी ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज हम लोग आज इतना ही रखते हैं, है ना। आज हमने क्वेश्चन का पैटर्न देखा, है ना, और भी जो चीजें हैं जैसे कि सिलेबस को भी अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। ठीक है रिकम, हाँ पूछिए रिकम। सर ये क्लॉक और उसका मिरर का टॉपिक इसमें है कि नहीं, मतलब देखिए है वो है, क्लॉक भी है, क्लॉक करवाऊंगा, क्लॉक करवाएंगे, इसे इसमें मैं लिख नहीं पाया, है ना, बट वो सब हम लोग, मैं बोला ना कि लास्ट में जो कुछ टॉपिक होंगे ना वो हम लोग इसमें करेंगे, है ना, लास्ट में। जैसे ये देखिए यहाँ पे मेंशन है ना, देखिए यहाँ पे मेंशन है ना, क्लॉक प्रॉब्लम्स, है ना, क्लॉक प्रॉब्लम्स है वो हम लोग कराएंगे, और मिरर इमेज भी करेंगे और वाटर इमेज भी कर लेंगे। ठीक है ना, कोई वो नहीं है, वो सब चीज हम लोग लास्ट में कर लेंगे। बट हमने क्या 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 कहा कि जो मेजोरिटी सवाल है वो हम लोग अभी यहाँ पे करेंगे, कैलेंडर भी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। ओके सर, ठीक। ठीक है।